ईरान और इसराइल हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1950s और 1960s के टाइम में सूज कैनाल पर इजिप्ट का कंट्रोल था, क्योंकि इजिप्ट इसराइल के साथ वॉर में था। तो इजिप्ट ने इसराइली शिप्स को ब्लॉक कर दिया सूज कैनाल से ट्रैवल करने के लिए। ईरान और इसराइल जो अलेज थे उस समय में मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो अपनी खुद की शॉर्टकट बनाएंगे लैंड में। ये जो लैंड में शॉर्टकट बनाने की कोशिश में है, ये पाइपलाइन का प्लान था। हाँ, सही सुना, एक 254 किलोमीटर्स का लंबा पाइपलाइन इसराइल की एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक। इसका नाम दिया गया ट्रांस इसराइल पाइपलाइन। इस पाइप का गोल यही था कि यूरोप कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट करना। ईरान ऑयल एक्सपोर्ट करता था, इसराइल बीच में ब्रिज की तरह काम करता था। ईरान इस पोर्ट में, पोर्ट ऑफ आइलात, जो कि इसराइल के सदर्न पार्ट में है, उधर आकर ऑयल जो है पूरा पाइपलाइन में पंप करता था। अब यहाँ से पोर्ट ऑफ एश्केलॉन में, जो कि इसराइल की वेस्ट में है, उधर से दूसरा शिप इस ऑयल को इधर से लेकर यूरोप को सप्लाई करता था। लेकिन अब यही पाइपलाइन यूज में है, पर इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज किया जाता है ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बीच में क्या हुआ और किसने शुरू किया? ऑपरेशन फ्यूरी क्या है? इसराइल को यूएस सपोर्ट क्यों करता है? इन सवालों के लिए देखते रहना। स्वागत है अगली वीडियो में। एक समय था जब ईरान और इसराइल एक दूसरे के दोस्त थे। हाँ, सच में। ईरान के शाह के रूल के अंडर दोनों देशों ने वेपन्स के लिए ऑयल से ट्रेड किया। ईरान ऑयल सप्लाई करता था और इसराइल वेपन्स। जैसे मैंने पाइपलाइन के बारे में बताया था। मई 30, 1967 जॉर्डन के किंग हुसैन कैरो जाते हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासर से मिलने के लिए। दोनों कंट्रीज म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन करती है। इसका मतलब है अगर किसी एक कंट्री पर अटैक हो गया तो उसे दोनों कंट्रीज के ऊपर माना जाएगा। ये सेम लाइन यूएस भी फॉलो करता है नेटो में। मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाया है, चेकआउट कर लेना। अब वापस आते हैं ट्रीटी के लाइन में। कंफ्यूज मत होना, अब एक इंसिडेंट आपको पूरा डाउट क्लियर कर देगा। जून 5 को इसराइल इजिप्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है। जॉर्डन को फेक इन्फॉर्मेशन जाती है कि इजिप्ट ने एयर स्ट्राइक को न्यूट्रलाइज कर दिया। इजिप्शियन आर्मी इसराइल की ओर बढ़ रही है। हुसैन को अरब कंट्री से वैलिडेशन चाहिए था, इसलिए ये समझ के कि अब इसराइल हारने वाला है, किंग हुसैन ने फायरिंग स्टार्ट कर दी वेस्ट जेरूसलम से। ध्यान से सुनना, वेस्ट जेरूसलम से। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की मदद से मैसेज भी भेजने की कोशिश की जॉर्डन को कि जॉर्डन बीच में ना आए, इसराइल तुम्हें अटैक नहीं करेगा। जब तक मैसेज पहुंचा, जब तक जॉर्डन आर्मी ने इसराइल के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया। बदले में जून 7 को इसराइली डिफेंस फोर्स IDF ने जॉर्डन के ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक कैप्चर कर लिया। उसी समय इसराइल सीरिया और इजिप्ट के पार्ट्स पर हमला करके कब्जा कर लेता है। इसे ही 6 डे वॉर बोलते हैं। इस वॉर में ईरान ने इसराइल की मदद की ऑयल सप्लाई करके। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करना। अब जो इसराइल और ईरान के बीच में वॉर शुरू होने वाला है, उसमें इस वॉर का भी हाथ है। दोनों की इसलिए बनती नहीं थी क्योंकि दोनों नॉन अरब देश थे, दोनों पेरिफेरल डॉक्ट्रिन फॉलो करते थे। इसका मतलब है दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। इजिप्ट, इराक और सोवियत यूनियन इनके कॉमन दोस्त थे। जब ये लोग दोस्त थे, दोनों कंट्रीज के स्पाइस, इसराइल का मोसाद और ईरान का सावक मिलके कॉमन एनिमीज को ट्रैक करते थे। लेकिन फ्रेंडशिप बहुत दिनों तक रहने नहीं वाली थी। इस्लामिक रेवोल्यूशन में ईरान का नया लीडर बनता है अयतुल्लाह खमीनी। खमीनी यूएस को ग्रेट सैटन और इसराइल को लिटिल सैटन का नाम देता है। इसराइल को एनिमी ऑफ इस्लाम बोलकर सारे इस्लामिक कंट्रीज की कॉन्सेंट्रेशन अपनी तरफ लेता है और इसराइल के खिलाफ बात करता है। इसराइल को पैलेस्टीन लैंड का इलीगल ऑक्यूपायर बोलता है। ईरान और इसराइल के बीच में वॉर शुरू होती है। 1979 के बाद दोनों कंट्रीज के वॉर में 3 रीजन है। पहला, ईरान इसराइल से आमने सामने लड़ाई नहीं करता, बदले में कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट और फंड करता है। उनमें से एक है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी और पैरामिलिट्री ग्रुप है। हिजबुल्लाह विलायत ई फकी फॉलो करता है। इसका मतलब है कि ये लोग ईरान के सुप्रीम लीडर को पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी मानते हैं। अगला, हमास एक सुन्नी इस्लामिस्ट पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान हमास को फंड करता है। हमास के लिए सिर्फ ईरान ही एक मेजर पावर है जो उन्हें सपोर्ट करता है। और आखिर में है यमन की हौतीस को अंसार अल्लाह भी कहते हैं। ईरान और हौतीस की आइडियोलॉजी सेम थी। वो आइडियोलॉजी क्या था मैं आगे बताऊंगा। गोल ये है कि अब इसराइल को रिंग ऑफ फायर में सराउंड करना और इसराइल पर हमला करना। दूसरा, न्यूक्लियर पावर। इसराइल ने अपने लिए ईरान को बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट समझा, इसलिए सालों से ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए बहुत से साइबर अटैक्स किए, ईरानियन साइंटिस्ट को मारा। ईरान ने कहा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी के लिए बना रहा है, लेकिन इसराइल और वेस्ट ने माना नहीं। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने
तो इसीलिए ईरान पर अटैक्स किया है। तीसरा, सीरियन सिविल वॉर की वजह से ही ईरान और इसराइल आमने सामने लड़ना शुरू किया। सिविल वॉर के समय ईरान ने अपनी मिलिट्री को सीरिया में भेजी और इसराइल ने सीरिया पर अनगिनत एयर स्ट्राइक्स किया ताकि ईरान परमानेंट बेसिस ना बना पाए। और 1991 की गल्फ वॉर के बाद ईरान को इसराइल के साथ की लिंक जरूरत नहीं थी, तो वो दोनों कंट्रीज दुश्मन बन गए। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खामेनी पावर में आता है। उसकी आइडियोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। खामेनी ने ना ही सिर्फ इसराइल की पॉलिसी का विरोध किया, साथ में उसने ये भी बोला कि इसराइल को एग्जिस्ट करने का हक नहीं है। खामेनी मानता था कि ईरान को सारी मुस्लिम कंट्रीज को लीड करना चाहिए, इसके लिए इसराइल पर अटैक करना चाहिए जो कि वहाँ का कॉमन दुश्मन है। जब शाह का रूल था तब ईरान प्रो वेस्टर्न था। बहुत से प्रोटेस्ट हुए शाह के अगेंस्ट और शाह के सीक्रेट पुलिस सावाक के ऊपर, जो इसराइल के मोसाद से मिलकर ट्रेनिंग करता था। इसीलिए भी प्रोटेस्ट हुए कि ईरान अपनी कल्चर लूज कर रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। लेकिन जब खामेनी पावर में आता है, उसकी आइडियोलॉजी ईरान के लोगों को बहुत पसंद आया। वॉर स्टार्ट होने के लिए खामेनी क्यों का जवाब निकाला तो दूसरों ने कैसे का जवाब निकाला। खामेनी मानता था अगर एक बार जमीन मुस्लिम रूल के अंडर है तो वो हमेशा उम्मा को बिलोंग करता है। जब इसराइल ने जेरूसलम पर, वेस्ट बैंक पर, गाजा पर अटैक किया, उसी 6 डे वॉर जिसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो उसे जमीन की चोरी की तरह देख लेता है और इसे एक रिलीजियस इंसल्ट मान लिया। उसने ये माना कि अगर इसराइल जेरूसलम पर कब्जा जमा सकता है तो वो दूसरे इस्लामिक देशों पर भी कब्जा जमा सकता है। खामेनी के थियोरी के हिसाब से इसराइल एक कंट्री नहीं बल्कि यूएसए और ब्रिटेन का मिलिट्री बेस है। मुस्लिम कंट्रीज को अलग करने के लिए, ऑयल चुराने के लिए यूएस का प्लान है। फॉर्मर रूलर शाह को भी इस्लाम का ट्रेडर मानता था क्योंकि वो इसराइल को सपोर्ट करता था। खामेनी ने इसराइल को ईरानियंस के लिए एक थ्रेट की तरह देखा। आपको ये तो पता चल गया कि इसराइल और ईरान की बनती क्यों नहीं, लेकिन यूएस और ईरान के बीच में क्या है। यूएस ईरान को खत्म करने के लिए इसराइल को सपोर्ट क्यों कर रहा है, इसके पीछे कई रीजंस है। पहला है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यूनिट जो यूएस को ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्रेस के बारे में खबर देती है। दूसरा रीजन है दोनों का गोल एक है, इसका मतलब दोनों चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर ना बने। ऑपरेशन फ्यूरी भी इसी का पार्ट था, उसके बारे में आगे बताऊंगा। इसराइल को सपोर्ट करने से ईरान की प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और हमास के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। और अमेरिकन जेट जैसे F-35 फाइटर जेट भी इसराइल के द्वारा टेस्ट किया जाता है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो वो ग्लोबल थ्रेट बन सकता है, इसीलिए दोनों कंट्रीज नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएस की तरफ से है और ऑपरेशन रोलिंग लायन इसराइल की तरफ से। 5/28/2026 को यूएस और इसराइल मिलकर जॉइंट ऑपरेशन शुरू करते हैं। कंटिन्यूस एयर स्ट्राइक्स किए जाते हैं यूएस और इसराइल मिलके। उसी दिन अली खामेनी की डेथ हो जाती है। एक दिन का प्लान नहीं है, महीनों पहले ही शुरू हो गया था। इसे इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि CIA जो कि यूएस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ईरान कुछ ही दिन के लिए अपनी यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन बनाने से। यूएस बाद में 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन शुरू करता है। 900 मिसाइल से तेहरान पर अटैक किया जाता है पहले 12 आवर्स में, लेकिन 900 मिसाइल तेहरान तक पहुंचे कैसे। ईरान के पास तो एडवांसेस 400 एयर डिफेंस सिस्टम्स है। यहाँ काम आता है साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही इसराइल की यूनिट 8200 और यूएस की साइबर कमांड ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को हाईजैक कर लिया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 15 मिनट्स में ईरानियन आर्मी के रेडार स्क्रीन पर हजारों फेक टारगेट दिखने लगे। इन्हें समझ में नहीं आया कि इसमें से असली मिसाइल कौन सी है। इसी डिजिटल अटैक ने ईरान को अंधा कर दिया। इजरायली जेट्स तेहरान के कॉम्पाउंड में स्पेशलाइज्ड बॉम्ब्स से अटैक करती है और कंफर्म करती है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनी की डेथ हो गई। उसी वक्त यूएस के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर 14 GBU-57 जो कि अब तक का लार्जेस्ट बंकर बस्टर है, उसे गिराता है। फॉर्दो और नाटान्स में कुछ ही घंटों में 11 ईरानियन शिप्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इन सब की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज करने से ऑयल की प्राइसेस $115 तक पहुंच गई। खामेनी की डेथ के बाद उसका बेटा मुज्तबा खामेनी अब ईरान को लीड कर रहा है।